Hello students, in this video we are going to discuss about electrostatics of conductors। तो देखिए जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर जब हम उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सो नंबर 1 बात करते हैं, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहाँ पर देखिए ये जो था हमने गॉस थ्योरम में भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इधर जरूर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये जो कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर चाहे कैसे भी शेप का कैसा भी कंडक्टर हो, इसके अंदर क्या होगा, चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। इधर एक तरफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इधर जो है इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी स्ट्रेंथ होगी, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पर जो है बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन सेम वही होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जितनी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सेम, ठीक है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बन जाती है। क्योंकि इसके अंदर भाई यहाँ पर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, यहाँ पर भाई जितनी ज्यादा आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर बढ़ जाएगी। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई ही होगी। और जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये जो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगी और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसमें से नहीं पास आउट होगी। ओके, तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये बाहर ही होगी, इस कंडक्टर के अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हमारा कंडक्टर है, यहाँ पर इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरफ इसमें पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसमें से पास आउट नहीं होगी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें से पास आउट नहीं होगी, ये ऐसे यहां से गुजरेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई ये जो कंडक्टर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, जीरो है। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो चाहे कैसा भी कंडक्टर हो, कैसी भी शेप का हो, ठीक है, मेटेलिक हो, क्यूबिकल हो, कैसा भी कंडक्टर हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो रहती है। ओके, और वट एवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड चाहे कितना भी हो, सो थियोरेटिकली बात करें चाहे कितना भी मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उतनी ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाती है। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो गई। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमें पता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्लक्स होता है फाई ई, दैट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर ई जीरो होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर कि आपका ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ई यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर ई जीरो हो गया तो ये जो पूरी टर्म है ये जीरो हो जाएगी और यहाँ पर क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई भी हमारा कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो कितना होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, सो चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। एक कंडक्टर के अंदर हमेशा चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। ओके, अच्छा, अगर चार्ज जीरो है यहाँ पर देखिए तो जो फ्लक्स है वो भी कितना हो जाएगा, फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इनसाइड ए कंडक्टर फ्लक्स इज ऑल्सो जीरो। तो यहाँ पर आती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी दैट इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। एक कंडक्टर के अंदर जो है कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा इन स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन, जब तक वो रुका हुआ है स्टैटिक कंडीशन में। तो
यहाँ पर जो चार्ज है इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, 0। कोई भी कंडक्टर है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है या नहीं भी रखा हुआ है तो उसके अंदर जो चार्ज है वो कितना होगा, वो 0 रखा होगा इन स्टैटिक कंडीशन। ओके, and if the excess charge if any must resides on the outer surface of the conductor, तो यदि यहाँ पर कोई भी एक्सेस चार्ज होता है तो वो एक्सेस चार्ज कहाँ होगा, जो हमारा कंडक्टर है इस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर होगा। ओके, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर होगा। कोई भी हमारा ये कंडक्टर है इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना होगा, 0 होगा। और चार्ज कहाँ होगा, चार्ज जो है ये हमारा कंडक्टर है इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज होगा, यहाँ पर होगा चार्ज। ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर होगा, जस्ट ऑन द सरफेस होगा। इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो 0 होगा और अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कितनी होगी, 0 होगी। अंदर का जो फ्लक्स है वो भी यहाँ पर 0 होगा। ओके, सो इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन। और जितना भी चार्ज होगा वो कहाँ होगा, वो आउटर सरफेस पे होगा। हमारा जो कंडक्टर है कंडक्टर के आउटर सरफेस के ऊपर होगा। ठीक है, फर्दर अगर हम उसको और भी चार्ज देते हैं तो वो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर था और इस कंडक्टर पे अगर हम और भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, ठीक है, तो ये सारा चार्ज कहाँ जाएगा, ये सरफेस के ऊपर ही रहेगा, सरफेस के अंदर नहीं जाएगा। ओके, next property is that electric field just outside a charge conductor is perpendicular to the surface of conductor at every point। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर, एक चार्ज कंडक्टर के बाहर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके बाहर की तरफ, तो वो क्या होगी, जो कंडक्टर है इसकी जो सरफेस है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पर होगी हर पॉइंट के ऊपर। चाहे आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो तो वो हर पॉइंट पर आपको कैसी मिलेगी, हर पॉइंट पर वो आपको परपेंडिकुलर मिलेगी, 90 डिग्री के ऊपर मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है इसको भी हम शो कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि भाई हम मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज है, चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर इसके पास कुछ चार्ज हो गया और चार्ज के कारण भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ एंगल के ऊपर है। ठीक है, थीटा एंगल के ऊपर है, ये कुछ थीटा एंगल के ऊपर है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हम दो कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा ये ई कोस थीटा और एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि ई कोस थीटा, तो ई कोस थीटा के कारण क्या होगा कि भाई यहाँ पर ये जो चार्ज है इधर जो चार्ज होगा तो कोस थीटा ये जो कंपोनेंट है ये क्या कराएगा, ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट इस चार्ज को मूव कराने की कोशिश करेगा। और इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप पढ़ोगे कि ये जो चार्ज है यहाँ पर ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर ई कोस थीटा है ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ई कोस थीटा यहाँ पर कब 0 होगा। सो ई कोस थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 और ई कोस थीटा 0 होगा, इसका मतलब जो ई है दैट नॉट इक्वल्स टू 0। भाई ई तो 0 होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज है यहाँ पर। तो जो कोस थीटा है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए और कोस थीटा 0 होना चाहिए, इसका मतलब 0 होता है कोस 90 डिग्री के ऊपर और यहाँ पर थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सो जो थीटा है जो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, दिस एंगल ऑलवेज 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल ये होता है हमेशा। सो जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर electric field is perpendicular at every point. Okay, the next point is electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor। कि जो potential होता है वो constant होता है पूरी वॉल्यूम के ऊपर and has same value on its surface, और पूरी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है उसकी सेम वैल्यू होती है। तो देखिए भाई कोई भी हमारे पास एक ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ भी यहाँ पर चार्ज है तो क्या होगा कि अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 0 है। ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो पोटेंशियल है वो पूरी सरफेस के ऊपर है। ठीक है, चाहे कैसे भी शेप हो, ये इसका फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैसे भी शेप हो। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल होगा हर पॉइंट का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा। जैसे इस पे जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट का पोटेंशियल, अगर किसी एक पॉइंट का 5 वोल्ट है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा।
ठीक है, क्यों? बिकॉज अगर भाई पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 6 वोल्ट आ गया, तो क्या होगा, कोई भी जो चार्ज है वो मूव करने लग जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है ये 6 से 5 की तरफ जाएगा। सिमिलरली ये चार्ज फिर इधर आएगा, ठीक है, उधर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कंटिन्यूसली चार्जेस का मोशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, और चार्जेस जो है वो हमेशा के लिए यहाँ पर मूव करते रहेंगे और उसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी। और ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वोलेशन है कि हम इनफाइनाइट टाइम के लिए इसके लिए तो ये अपने आप हीट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो टोटल पोटेंशियल है पूरी सरफेस का सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जो V है यहाँ पर वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। V ऑलवेज कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूरी सरफेस के ऊपर कांस्टेंट होगा, चाहे कैसी भी हमारी सरफेस हो, जो पोटेंशियल है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। वहीं अगर बात करें कि भाई कि जैसे ये आपके पास कोई चार्ज है, इसका चार्ज को आप यहाँ से यहाँ मूव करा के लेके आओ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब अंदर पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल्स टू E इंटू डी। तो पोटेंशियल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब पोटेंशियल अंदर कितना हो गया, 0। तो अंदर का पोटेंशियल 0 है, तो मतलब कोई चार्ज है जिसको आप लेके आ रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और लेके आने में आपका जो वर्क हो रहा है वो आपका 6 जूल का वर्क डन हो रहा है। तो अगर आप उसको यहाँ से इस पॉइंट तक लेके आओगे तो कितना वर्क डन होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क है वो कितना है, 6 जूल है, और जब आप उसको यहाँ से यहाँ लेके आओगे तब यहाँ का वर्क डन कितना है, 0। तो 0 + 6 जूल मतलब और 6 जूल। तो मतलब क्या है कि इस चार्ज को आप यहाँ लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, चाहे कहीं भी पूरी सरफेस के ऊपर घुमाओ, आपको जो वर्क करना पड़ता है वो कितना होता है, वो सेम ही होता है। किसी चार्ज को ले जाने में वर्क सेम ही होता है। सो V इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q। और अगर वर्क डन सेम हो गया किसी चार्ज के लिए, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल भी सेम ही होगा। तो कहने की बात यह है कि चाहे हमारी कैसे भी सरफेस हो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो पूरी सरफेस के ऊपर कांस्टेंट होता है, सेम होता है। और यहाँ पर किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, ओके, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भी अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर पे अगर कोई चार्ज है, तो यहाँ पर अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि किसी भाई चार्ज को आप मूव कराओगे, इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ मूव करा रहे हो, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ओके। तो यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही होगी, और ये एंगल कितना हो गया है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ पर जब आप E.dr करोगे, ठीक है, और यहाँ पर आप वर्क निकालोगे तो वर्क कितना होगा यहाँ पर, तो बेसिकली E डॉट भी करोगे तो E.dr cos थीटा इज इक्वल्स टू W, एंड E.dr cos थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो गया इक्वल्स टू W, और cos 90 की वैल्यू यहाँ पर हो गई 0। सो वर्क कितना हो गया, 0। तो मतलब जब आप किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराओगे तो जो नेट वर्क डन है वो कितना होगा, 0 होगा, ओके। सो यहाँ से यहाँ लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, कहीं भी पूरी सरफेस के ऊपर घुमाओ, उसका जो नेट वर्क है वो कितना होगा, वो 0 होगा, ठीक है। और अगर आप सरफेस के अंदर भी लेके जाना चाहते हो तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अंदर का वर्क डन भी 0 है। मतलब पूरी जो हमारी सरफेस है, पूरा जो हमारा कंडक्टर है, वो उसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो सेम है, ठीक है। यहाँ पर जो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस नहीं है कुछ भी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। पूरी वॉल्यूम का जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है, एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो सरफेस के ऊपर सेम होती है, ठीक है, और सरफेस के अंदर भी सेम होती है। एंड एक कंडक्टर इज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और जो हमारा पूरा एक कंडक्टर है वो कैसी सरफेस होता है, अगर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो ये पूरी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface of a conductor is E equals to sigma divided by epsilon naught into unit vector, and where sigma is surface charge density and n is a normal unit vector on the surface of the conductor। तो देख, सो कंसिडर ए कंडक्टर, हम एक कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं जिसके ऊपर कुछ ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके। सो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो सिग्मा है वो मान लेते हैं ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके हम इसके चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, चार्ज डेंसिटी, लोकल चार्ज डेंसिटी जो है वो हम सिग्मा मान लेते हैं, ठीक है। इस एरिया की लोकल चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं सिग्मा, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आउटसाइड जो कि सरफेस के बाहर है, तो यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि इस पॉइंट के अराउंड मैं एक सिलेंडर कंसिडर कर सकता हूँ जो कि आधा इस सरफेस के ऊपर होगा और आधा इस सरफेस के अंदर ही होगा, ओके। तो ये हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया है जो कि हाफ इनसाइड है सरफेस के और हाफ आउटसाइड है।
तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि भाई अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये होगी आउटवर्ड, ओके, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड हो जाएगी, और वहीं जो हमारा यूनिट वेक्टर है एन वो हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ई और एन के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा, यहाँ पर हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बोलती है ई डॉट डी एस ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सो E, अब यहाँ पर ds को मैं लिख सकता हूँ यूनिट वेक्टर n इंटू मैग्नीट्यूड ds इज इक्वल्स टू q। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाए, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर इसका जो एरिया है वो हम मान लेते हैं कितना है, दैट इज dA जो है सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। सो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी dA नहीं ds जो है वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया यहाँ पर। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एंड q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ds, ओके। अच्छा, तो ये आ गया Q इंटू सिग्मा इंटू ds, और इस तरह के जो ds यहाँ पर एरियाज है उनका हम यहाँ पर इंटीग्रल कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटीग्रल ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड करेंगे ई एन कोस 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री है, इंटू ds इज इक्वल्स टू सिग्मा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ts डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो कोस 0 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू भी 1, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं e बाहर आ जाएगा, ds इज इक्वल्स टू सिग्मा ts डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं e इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यही डायरेक्शन है, ओके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज दिस, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज when a conductor is placed in external electric field, the surface charge density is different at different point. तो देखिए जब एक कंडक्टर है जिसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिफरेंट होती है हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जैसे भाई ये हमारा कोई कंडक्टर है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये कैपेसिटर के बीच में रख दिया, तो कैपेसिटर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बीच में कोई चार्ज नहीं होगा, ओके। कंडक्टर के जो अंदर है अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, अंदर चार्ज भी 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए अब चार्ज डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी अलग होगी, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस सिग्मा होगी चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर प्लस सिग्मा होगी चार्ज डेंसिटी। और जरूरी नहीं है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म ही हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है तो जो चार्ज डेंसिटी है वो हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट हो सकती है, ओके। सो when a conductor placed in external electric field, the charge density is different at different point. तो जो surface charge density है वो हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग हो सकती है।